You stand away from me. I will put you under rape case. Don't stay away from me. Okay, I'll come for payment. What? Payment? There is a way to ask payment. He's coming to you. How dare you? Hey. It's slipper and you raised bloody your voice or not? bastard. You raised your voice or not? Fucking bastard. How dare you talk to my husband like that? I've never been talked to like Fucking ನೀವು ಹೋಗ್ಮಗ. ನೀವು ಹೋಗ್ಮಗ. ನೀವು ಹೋಗ್ಮಗ ನಾ ಮಾತಾಡ. He put he tried to rape me. Come. He touched me. He raped me. I put him in rape case. Ayyo, I am feeling stressed. He just raped me. He put him assault case. He assaulted me. I will put rape case. You want payment now? Mother son, Lord and Kemal. Who do you think you are? Fucking better ask apology to my husband. Politics me. Otherwise I screw your happiness. I will put it in social. I put on Facebook like put it. Repeat ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ police station. ನೀವು payment ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು. Mother son, Lord and Kemal. What please? जुलाई 2014 उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार होने के एक साल बाद, पूरे एक साल बाद, जब सीपी गुड़गांव में से नवदीप सिंह जेल का है, तो इस लड़की ने दोबारा सीपी को अप्रोच किया कि इनके जितने परिवार के सदस्य हैं इन सबको रेप के मामले में फंसा। सीपी गुड़गांव ने इस इंक्वायरी, इस कंप्लेन को एसीपी डीएलएफ रमेश पाल को मार्क कर दिया और उसकी झूठी रिपोर्ट के ऊपर पूरे परिवार के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जब ये इंक्वायरी मेरे पास आई तो मैंने जब ये देखा कि रेप का झूठा मुकदमा दर्ज किया है पूरे परिवार के खिलाफ, मैंने सीपी साहब को कहा कि सर ये आपने बिल्कुल गलत किया है और ये मुकदमा नहीं बनता है, इसको कैंसिल होना चाहिए। सीपी साहब उस मीटिंग में, जहाँ पे केवल 4 लोग थे, सीपी गुड़गांव, मैं, डीसीपी ईस्ट और आईओ केस का, मीटिंग में सीपी साहब ने सबके सामने ये कहा कि इसको किस तरीके से और मुकदमे में फंसाया जाए। उन्होंने कहा इसके खिलाफ 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा इसके खिलाफ क्यों नहीं लगाया। उन्होंने ये क्वेश्चन आईओ से पूछा। आईओ ने कहा सर डरते डरते घबराते हुए, सर इसमें मेडिकल नहीं बनता, कैसे करें। तो मैंने कहा सर जबरदस्ती फंसाना है क्या, क्यों करना है जबरदस्ती, इट इज नॉट मेड आउट, आई मेड इट वेरी क्लियर, रेप इज नॉट मेड आउट, और जबरदस्ती आप फंसाने की क्यों बात कर रहे हैं। इस बात से वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया कि मैं ये इंक्वायरी ना करूं, किसी तरह छोड़ दूं इस इंक्वायरी को। उन्होंने मुझे धमकी तक दी, अपने ऑफिस में बुला के उन्होंने मुझे कहा आप इस इंक्वायरी को छोड़ दीजिए वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीज उनके कमरे में एक कैमरा लगा हुआ है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। मैंने डीजीपी साहब को
रिक्वेस्ट की कि सर इनके कमरे में कैमरा लगा है और जो मैंने ये बात कही है, जो उन्होंने मुझे धमकाया है और ये सारी बात की, इसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज करो इसको। It was very, very unfair what happened to him. False charges, false accusations, horrible statements that were totally untrue, that he knew nothing about. Frankly, terms that he probably never heard in his life. He was this, he was that. He never even heard of these terms. It was a disgraceful situation brought about by people that are evil. And he toughed it out. We all toughed it out together. And I have to thank the Republican senators that fought so hard for this, because it wasn't easy. And it was a great honor to be involved in this situation. A lot of people would have said, oh, let's give it up, let's go a different direction. We don't give up. You don't give up. We don't give up. Just don't do it. कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पे तो देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उन पर आरोप लगाकर महाभियोग के लिए भी तैयारी की थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि अयोध्या विषय का हल आए, इसके लिए भी तो उसके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे। भाइयों और बहनों, हमें कांग्रेस का यह रवैया भूलना नहीं है और किसी को भूलने देना भी नहीं है। हमें याद रखना है और बार बार याद कराना है कि कैसे कांग्रेस ने देश के विकास की राह में रोड़े अटकाए हैं। भाइयों और बहनों, आखिर ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस की? विकास से नफरत की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कांग्रेस के राष्ट्रहित के हर विषय का विरोध कराती है। तो मतलब बहुत, तुम्हें कैसे पता कि गांव में बहुत छोटे मुकदमे लगाती हैं महिलाएं? मान लीजिए जैसे एक दूसरे से लड़ाई हुई, हाँ, अब केस उसका स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है तो महिला को बीच में कर देंगे। तो महिलाओं को बीच में कर देंगे और महिला फिर क्या उनको मारा है, ये किया है, कुछ गलत करने की कोशिश, बलात्कार का भी आरोप लगा देती हैं। उसका भी आरोप लगा देती हैं अपना केस मजबूत करने के लिए। ये चीज हो जाती है। और उनको बलात्कार के लिए कोई एविडेंस तो देना नहीं होता है, प्रूफ तो देना नहीं होता है, बस जाके बोलना है कि हमारा बलात्कार किया या कोशिश की, बस ये बोल देती हैं। कोशिश में हो जाता है। तो गांव में फिर आदमियों को तो ये तो बहुत फंसाया जाता होगा, बहुत हो जाता है, बहुत फंसाया जाता है। और पुलिस भी पैसे ऐंठती होगी उसके बाद, पुलिस तो लेती है, वो तो दोनों पार्टी के अलग खर्चे, पुलिस को तो दोनों पार्टी से पैसा लेना है। तो जो महिलाएं सही हैं वो आवाज क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने, अगर उसका दुरुपयोग बोलना नहीं चाहता है ना कोई। सबसे बड़ी बात है, किसी पंगे में कोई पड़ना नहीं चाहता है। अपने से कोई फुर्सत है, उससे पंगा पड़ना नहीं चाहता। जो इसके साथ हो रहा है तो हो रहा है, मजा ही लेता है बस। तो यार मैं एक्चुअली बड़े अचंभे में हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी ये बात करता हूँ तो सब कहते हैं हाँ हमें पता है, बहुत दुरुपयोग करती हैं महिलाएं अपने जो उनके रक्षा के लिए कानून बनाए। और
बताओ यार, तुम भी बोल रहे हो उनके जो सुरक्षा के लिए जो कानून बने उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो एक दिन आएगा कि इन कानूनों को बदल दिया जाएगा, तो जब इतना आदमी परेशान हो जाएगा। तो है। तो तुम्हारे जान पहचान में है ऐसे लोग जिनको फंसाया गया, मतलब पक्का पता है कि ऐसा करते एक हैं? लड़के के साथ हुआ था, सफेदाबाद में रहता था। हाँ, उसके साथ हुआ था, उसने लड़की की रेप केस में फंसा दिया, तो उससे कोई मतलब भी नहीं था। अच्छा, वो अभी भी अंदर है, अभी भी अंदर है 3 बेचारा? साल से अंदर है। 3 साल से अंदर है। और लड़की की उम्र क्या थी जिसके केस में फंसाया गया था उसे? ठीक है, वो लड़का बेचारा बड़ा नहीं था, होगा 15 साल का होगा। 15 साल का लड़का? 15 साल का लड़का था। 15 साल का लड़का 3 साल से अंदर है? 3 ओहो। और कोई पूरा झूठा आरोप? पूरा झूठा, सबको पता है, और उसको फंसाया गया था। और पैसा भी आठा गया होगा उसके फंसाने में? उसका बाप तो उसका कबाड़ी काम करता था, कबाड़ी के अंदर उसका काफी अच्छा था। और पैसा भी आठा गया होगा? पैसा तो दिए, बाप ने पुलिस को भी दिया होगा, जिस महिला के परिवार ने आरोप लगाया होगा उनको भी दिया होगा। दिया होगा, महिला परिवार को तो पता नहीं, तो दिए। तो पुलिस वालों को तो फायदा है वैसे आए झूठे मुकदमे। उनको फायदा तो इसी से। बहुत गलत है ये। मुझे तो लग रहा है आने वाले समय की सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है। जिस तरह से जब्बर महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं समाज में, कि बहस होती है तो क्या आरोप लगाती है कि इसने हमारा केस मजबूत करने के लिए कुछ भी लोग कर देते हैं, कुछ भी कह देती है। कुछ भी कह देती है। ये कानूनी गलत है यार, कि महिला कोई भी जाके स्टेटमेंट दे दे उसको वो सच मान लेते हैं। नहीं हुआ है तो कोशिश किया, हाँ। उसका कोई प्रूफ या कोई जांच नहीं हो सकती है। नहीं होने पे भी जांच कहाँ करते हैं? करते नहीं, होने पे भी जांच नहीं होती है। हाँ। और उसके बाद मान लो होगा तो जांच कराओगे, अगर हाँ। कोई करा दे तो। हाँ। जब कोशिश में क्या करो कर लो। लेकिन कानूनी उसमें लिखा नहीं है कि महिला को जांच कराने जरूरी है। वो सिर्फ कह दे कि हुआ है तो मान लिया जाता है हुआ है, उसको जांच मेडिकल कराने की जरूरत ही नहीं है। तो गांव में बहुत इस तरह का होता है सिस्टम। गाँव में क्या, शहर में बहुत होता है? शहर में भी बहुत होता है। मेरे पढ़ने में अब धीमे धीमे जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि 70 से 80% बलात्कार के आरोप झूठे हैं। झूठे होते हैं। और कहते हैं दहेज के भी मुकदमे चला देते हैं, बहुत होते हैं गाँव में भी। तो फिर तुम लोग कैसे शादी कर लेते हो? डर नहीं लगता है कि यार निर्दोषों के साथ अगर हो रहा है तो किसी के साथ भी हो सकता है? नहीं, तुम्हारी डर के कोई कहाँ जीता है? भगवान ना करे तुम्हारी पत्नी से कभी बहस हो जाए? नहीं हुआ करती, बहस वो नहीं आती, सबके अलग अलग होते हैं। वो तो बहुत समझ के शादी करते होंगे, बहुत सोच समझ के देख जाके परिवार देखे। हाँ, लेकिन बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। वो खा जाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग जेल में मासूम निर्दोष सड़ रहे हैं। गुनहगार जाते ही कहाँ है? हाँ, गुनहगार जाते ही कहाँ है? तक आ गया। सवाल ये कि महिला सताए तो पुरुष को कौन बचाए। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी हैं, हमारे साथ मोनिका अरोड़ा हैं, हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं, हमारे साथ यहाँ दीपिका भारद्वाज हैं, महिला पुरुष अधिकारों के लिए लड़ती हैं, और स्वरूप सरकार हैं, वो भी पुरुष अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ब्रेक के पहले जो बात हमने छोड़ी थी वो ये थी ऐश्वर्या भाटी कि भाई क्या समाज में सिर्फ महिलाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है, पुरुषों के साथ नहीं हो रहा? और दूसरी बड़ी चीज यह है कि कानून हमारा रिफॉर्मेटिव है। अगर आप एक पति पत्नी को तलाक की परिस्थिति में आने के बावजूद मिलने जुलने का मौका नहीं देते, आपस में बात करने की संभावना नहीं देते, पति अपने बच्चे से मिलने घर पर जाता है तो कटघरे में खड़े होकर ही मिल सकता है केवल, वहां उनके बीच में एक कानून की दीवार खड़ी है जिसमें वो इंटीमेसी डेवलप नहीं होगी, तो फिर आप कैसे अपने कानून को रिफॉर्मेटिव मानेंगी? रोहित जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, वेरी क्लियरली मोनिका जी और रेखा जी ने दोनों ने इस बात को बताया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव मैंडेट की रिक्वायरमेंट है।
एक चीज हाईलाइट करके मैं बताना चाहूंगी कि मिसयूज हो रहा है, देयर इज नो डाउट, बट यू कांट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। व्हेन यू वांट टू थ्रो आउट द बाथ वाटर तो आप बाथ वाटर ही फेंकेंगे, बच्चा साथ में नहीं फेंकेंगे। नए कानूनों के पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि महिला कानून, मैंने शुरुआत करी थी तभी कहा था कि ऐसा समय आए जब इन कानूनों की जरूरत खत्म हो जाए। मैं भी चाहती हूं कि ऐसा समय आए, पर क्या वो समय आज आ गया है? नहीं, आज वो समय नहीं आया है, क्योंकि महिलाओं के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं, कई वो ऑफेंसेस होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकते। वो इसलिए होते हैं उनके साथ क्योंकि इट इज हैपेंस बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग विमेन। और ये ऑलमोस्ट दीज क्राइम्स आर लाइक हेट क्राइम्स, क्योंकि इनका कोई मोटिव और इंटेंशन ये नहीं होता है कि खाली क्राइम कमिट करना। इनका मोटिव और इंटेंशन ये होता है, भूल कैसे रहे हैं आप? निर्भया के केस को भूल नहीं सकते। वो एक्सेप्शनल नहीं है, कोई भी नहीं भूल सकता। अभी आपका आर्गुमेंट मुझे डाइल्यूट कर दिया। नहीं, सब एक ने फेक की है। निर्भया केस इज नॉट एक्सेप्शनल केस। वो हमेशा मुझे काउंटर करने की कोशिश करते हैं। They don't allow me to complete whatever I'm trying to say. Just because they are sitting in the studio. बोलिए ना मैडम, आप They try to shout me down. नहीं, आप बोलिए, पूरा कर लीजिए अपनी बात। हाँ, तो आप ये जो पॉजिटिव एक मैंडेट की जरूरत है, ये जरूर खत्म होगी, इस देश में भी खत्म होगी और विश्व में भी खत्म होगी, लेकिन आज वो मैंडेट की जरूरत नहीं है। स्पेशल कानूनों की जरूरत है। जो मिसयूज है, दैट मिसयूज शुड बी डेल्ट विद स्पेसिफिकली ऑन केस टू केस बेसिस। और हमारे कानूनों में सफिशिएंट जगह है, ऐसा दायरा है कि वो उस मिसयूज को पूरी तरह डील विद कर सके। स्वरूप आप बोलिए, फिर देखिए आप बोलिएगा। मैम का जो बार बार बोल रहे हैं मिसयूज को डील कर सकते, तो ये जो निवेदिता जी जज है, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? वो सजा दे सकते हैं क्यों? इट हैज बीन ये बिल्कुल गलत बात है। सीआरपीसी 340, आईपीसी 182 जो मिसयूज को रोकने के लिए बनाया गया है, वो टूथलेस है, सफिशिएंट नहीं है। आप एक्सेप्ट करें ना करें कोई बात नहीं। अभी 2000 से जब से हमने इसको हाईलाइट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो रेखा जी जो सिचुएशन बोला ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानूनी आतंकवाद। आप कानूनी आतंकवाद करके सोसाइटी में फेयरनेस ले आना चाहते हैं, गुड लक। मैंने प्रेडिक्ट किया था क्राइम बढ़ेगा, बढ़ रहा है। नंबर 2, और एक चीज जो रेखा जी हाईलाइट किए थे, जो सिविल लॉ आपको जस्टिस नहीं देते हैं, इसलिए आप क्रिमिनल लॉ मिसयूज कर रहे हैं। ये मतलब जज गलती कर रहा है, कोर्ट इनएफिशिएंट है, तो इसके लिए आप नॉर्मल सिटीजन को सजा दे दीजिए। ये मतलब नेचुरल जस्टिस सिस्टम अलाउ नहीं करते हैं, ये अनफेयर है। तीसरी चीज, आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखिए, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है उसको आप सिविल लॉ में रिजॉल्व करते हैं। आप इंडिया में क्या क्या क्रिमिनल लॉ बना दिया। लॉजिक क्या दिया गया? पहले एक लॉ था डाउरी एक्ट, अरे भैया ये लॉ जो है काम नहीं कर रहे, और एक लॉ बना लो 498 है। अच्छा 498 आ गया, नहीं ये लॉ भी काम नहीं कर रहे, चलो और एक लॉ बना दो डीबी एक्ट। अरे डीबी एक्ट काम नहीं कर रहा है, अभी और एक लॉ मांग रहा है मैट्रिमोनियल लॉ। तो ये जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है, एक तरफ आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है? जुडिशियरी फास्ट नहीं है। आप उसको पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको नैलिफाई करने के लिए आप मल्टीपल लॉ बना दो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में मैं बोलता हूं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में ये भी मिसयूज हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 15(3) का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बेसिक है, जो एजम्पशन बेस्ड आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। लीव एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 को आप डाइल्यूट कर दिया है 15(3) के लिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार बोला राइट टू अरेस्ट एंड डूइंग द अरेस्ट इज नॉट द सेम थिंग। लेकिन आपने जैसे ही कोई नॉन अवेलेबल लॉ, मैं खाली वुमेन लॉ का लिए नहीं है, कोई भी लॉ ले लो जिसको आप नॉन अवेलेबल बना दो और उसको एजम्पशन बेस्ड मींस वर्बल स्टेटमेंट को प्रीमा फेसी मान के केस रजिस्टर हो जाए, वो मिसयूज होना ही है। और ऐसे लॉ के लिए स्पेशल मिसयूज क्लॉज लगाना चाहिए, जैसे इन्होंने लोकपाल एक्ट में किया है। लोकपाल एक्ट आज मिसयूज इतना क्यों नहीं हो रहा है? कि उन्होंने वो एक्ट में ही बता दिया है, आप मिसयूज करते गए पकड़ा गया तो वही टाइम सजा। उन्होंने राइडर लगाए, पुरुषों के लिए कोई राइडर नहीं दिए गए। महिला एमपी खुद लोग तो बचा लिया। बोलिए फिर रेखा जी आपके पास। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी को थोड़ा सा मैं यहाँ बोलूंगी कि यहाँ पे ये कोई नहीं बोल रहा है कि महिलाओं के लिए कानून नहीं होने चाहिए या पॉजिटिव वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई कानून नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। प्लीज डोंट suggest that we are saying this because we are not saying this. Second thing, she could say that he is shouting her down, but अगर वो चिल्ला देती तो शायद that would not have been shouting her down. Why I'm bringing this, Rohit, is आज का जो आप केसेस देख रहे हैं, मतलब उस फैमिली को इस एक्सटेंट तक एविडेंस कलेक्ट करना पड़ा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाया और इतनी ज्यादा मतलब
भयावह वो सीन उसमें कैप्चर हो गया तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन 2 दिन पहले बैंगलोर में एक आदमी को इतनी बुरी कंडीशन में रेस्क्यू करने गया तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे। अभी मुंबई में एक केस हुआ था जिसमें एक आदमी के ऊपर एक औरत ने एसिड फेंक दिया क्योंकि उनकी हैंडपंप के ऊपर लड़ाई हो गई थी। तो इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन जाते तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई कि मॉलेस्टेशन का मैं केस कर दूंगी, तो उन्होंने केस ही नहीं किया। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी ये सोचे कि अगर एक औरत से हम बात करेंगे तो शायद कोई भी हमारे ऊपर एलिगेशन लग सकता है। मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, हम कहीं पर भी इस बात की पैरवी नहीं कर रहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं होने चाहिए। हम कहीं पर भी महिलाओं के विरोध में नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन रेखा अग्रवाल, गुनाह को गुनाह की नजर से देखने में क्या गुनाह है? गुनाह को महिला और पुरुष में क्यों बांधना? जब आप इस बात पर बड़ी बहस कर रहे हैं कि गुनाह की उम्र नहीं होती, तो फिर गुनाह का जेंडर क्यों होता है? जी, गुनाह का जेंडर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे अभी अभी डिस्कशन के अंदर हुआ, कुछ जुर्म, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो जेंडर स्पेसिफिक ही होते हैं। कुछ औरतों को कुछ ऐसे क्राइम्स को सफर करना पड़ता है जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन। रेप, बलात्कार की अगर हम बात करते हैं तो बलात्कार महिला ही सफर करती है। अगर वो अपने ससुराल के अंदर प्रताड़ित होती है तो महिला ही होती है। चाइल्ड अब्यूज होता है तो ज्यादातर आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों के अंदर ही होता है, इसलिए पॉक्सो कानून भी बना। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो महिलाओं के साथ ही होता है, घरेलू अपनी गृहस्थी के अंदर। इसलिए जो एक स्पेसिफिक कानून है, अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिटिव होना पड़ेगा। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। हम इसको कारपेट के नीचे नहीं घुसा सकते कि नहीं जो पुरुष और महिला बराबर है। अगर बराबरी की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वालिटी की, तो महिलाओं की स्पेसिफिक कि महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर से इस चीज को एक बार क्लैरिफाई करता हूं। हम ये कतई नहीं कह रहे कि महिला के साथ रेप हो तो वो रेप की शिकायत दर्ज ना करा पाए या वो कानून सख्त ना हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर महिला 5 साल से किसी के साथ रह रही है और वो बाहर आके कहती है कि मेरे साथ 5 साल से रेप हो रहा था, हालांकि मैं अपनी मर्जी से रह रही थी, उस स्थिति में तो कहीं ना कहीं कानून को एक लकीर खींचनी पड़ेगी ना कि ये रेप जो है ये मर्जी का रेप है, ये सुविधा का रेप है या ये कमाई का रेप है। रोहित जी, ऐसी महिला जिसने इतनी झूठी और घिनौनी कंप्लेंट फाइल करी अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर थी और आज 5 साल के बाद में अगर वो बलात्कार चिल्लाती है, तो ये वही महिलाएं हैं जो इस कानून को एक बैड नेम दे रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कानून नहीं बने या ऐसे कानूनों को स्क्रैप कर दिया जाए। महिलाएं, जब तक इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा देश क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है, ये हकीकत है। महिलाओं को साइड करा जाता है। 80% रेप केसेस तो आपका यही कैटेगरी में है। सरोज जी, मैं अपने आप को इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज इंटरप्ट मत करिए। वो पूरा कर लेना। सरोज जी, आपकी ये बहुत गलत आदत है। सरोज जी, हर समय इंटरप्ट करते हैं। आपने इतना सरोज जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या जब आप बोल रहे थे? आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्या? आप मुझे भी बोलने दीजिए। ये इसीलिए क्योंकि महिलाओं को दबाया जाता है। ये आपका एक इंस्टेंट एग्जांपल है कि महिलाएं जब अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करती हैं तो कोई ना तो कोई पुरुष उसको दबाने की कोशिश करता है, जैसे अभी आप कर रहे हैं। नहीं मैडम, आप कर रहे हैं, गलत इंजाम लगा रहा है। यही होता है, आदमी को बोलने का भी हक नहीं देंगे। नहीं, इसको ऐसे ना समझे रेखा जी, इसको ऐसे ना समझे कि ये पुरुष होने के नाते आपकी आवाज दबाने की कोशिश। यही एडवांटेज महिला लेते हैं। प्लीज स्वरूप जी, मैं नहीं चाहता कि हम इस अभी एक चीज क्लियर करता हूं। एक चीज, मेरा रिपोर्ट नहीं है, हिंदू का स्टडी है। 80% केसेस वो जो है लिव इन का है, मेरा स्टडी नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है। लेकिन आप उसको 100% कैसे कहते हैं? नहीं, मेरा आखिरी सवाल है स्वरूप जी, यू आर नथिंग बट अ मेल शॉविनिस्ट। मोनिका, एंड यू आर ए फीमेल शॉविनिस्ट मैम। आप ऐसे बात इसलिए करते हैं कि आपके पास आर्गुमेंट नहीं। नॉट एट ऑल। आप सोचते हैं वुमेन रेप नहीं करते हैं। आप जिस दिन रेप ला बना देंगे, मैं प्रूव कर दूंगा कितना वुमेन रेप करते हैं आदमी को। क्यों आप जो रेप का डाटा दे रहे हैं उसमें 80% जो है वही चीज है जो रोहित जी ने बोला है। आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप फीमेल चौबनीस जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, उनको सुन लीजिए। अब एक बार फिर मैं मोनिका जी से पूछ लूंगा। देखिए, बोलने का हक हो गया ना, आपने कमेंट रखा, वो दूर बैठी है, थोड़ा उनको आवाज भी देर में जा रही है, वो पूरा कर दे, उसके बाद मैं 182 के अंदर 182 का मुकदमा उस महिला के ऊपर भी दर्ज हो सकता है।
मैडम वो मेरा हाथ में नहीं है, वो पुलिस अगर के वो ऊपर झूठा है। केस फाइल करती है तो कितना केसेस में हुआ है मैडम, आप बताइए, आप तो लॉयर है। ये जो आप रोहित करिए जी ने तो जो सही। डाटा दिया पार्लियामेंट आप का साबित तो डाटा करिए है, कि जो केस झूठा फॉल्स है। केसेस है। आप बता दीजिए कितना आईपीसी 182 फाइल हुआ है आज का दिन में। एक क्यों ये मेरा राइट नहीं है, ये पुलिस का राइट हिम्मत है, करिए ना, ये जांच का हिम्मत राइट तो है करिए। ना। पुलिस अरे हिम्मत विक्टिम तो नहीं करिए, है, पहले जांच इसको का बयासी फाइल कर एक आखिरी सवाल है मेरा, एक आखिरी सवाल है। देखिए समय हो गया खत्म, मैं चाहता नहीं कि आप लोग झगड़े, मैं नहीं चाहता कि यहाँ तू मैं वाली स्थिति आए। मेरा सवाल मोनिका जी केवल आखिरी ये है, एक गुनाह की उम्र नहीं है तो गुनाह का लिंक कैसे हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बड़ी चीज ये कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, उन्हें स्क्रैप करने की मांग कौन कर रहा है? केवल यह कहा जा रहा है कि पुरुषों को शील्ड तो दी जाए, कम से कम उन्हें यह तो ना लगे कि समाज में असल में महिला के साथ रहना ही दूभर हो गया, उनका नामुमकिन हो गया। तो जो बेसिक इकाई है समाज की, महिला पुरुष जिनको साथ रह के समाज बनाना है, अगर वो एक दूसरे से खौफ में रहेंगे, एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसा समाज बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम जब विक्टिम महिला के सम्मान की बात करते हैं तो फॉल्स केसेस के खिलाफ हम पुरुष के सम्मान और रक्षा की भी उतनी ही बात करते हैं कि कोई भी सभ्य समाज होता है वो कहता है कि 100 अपराधी बच जाएं पर एक भी निरपराधी इनोसेंट को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो उसी के तहत हम मानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, स्पीडी जस्टिस हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी कन्विक्शन हो। और जब तक कन्विक्शन नहीं होती तो जैसे विक्टिम महिला की आइडेंटिटी छुपाई जाती है, जैसे जुवेनाइल की आइडेंटिटी छुपाई जाती है, ऐसे मेरा मानना है कि एक्यूज की आइडेंटिटी भी छुपाई जानी चाहिए। क्योंकि ये केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे मैट्रिमोनियल हो, डावरी हो, रेप केसेस हो, इसमें आखिर में ध्यान आता है कि 40% केसेस में महिला सामने नहीं आती या हॉस्टाइल हो जाती है या अपना केस विड्रॉ कर लेती है। तो वो आदमी को वो जो दंश है उसको उसके परिवार और खानदान को पूरी उम्र सहना पड़ता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका मोनिका अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या भाटी, रेखा अग्रवाल, स्वरूप सरकार और दीपिका भारद्वाज आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। ये एक बहस है जो लंबे समय से दबे सुर में हो रही है। समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक तबका है जो इस चीज को लेकर आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। हम कहीं पर भी इसमें महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के पक्ष में नहीं खड़े हो दिखना चाहते। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि कानून के आधार पर इतना ज्यादा महिला पुरुष में भेदभाव ना हो कि वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह। Obviously, in light of everything that's going on at the moment, we all believe rape and sexual assault are heinous crimes. We all want rapists behind bars. But I feel that in this climate, logic, evidence, and data are kind of being lost in translation. And also there's a very pervasive you're with us or against us mentality that's really doing a lot more harm than good. So my question to you is, how can we best stand up for the importance of due process and the presumption of innocence while also doing what we can to support survivors? Okay, so I think that there's actually a third question that I want to address that you didn't even ask. So I'll address the first two, and then there's a third one that I think is implicit in the first two. So when it comes to standing up for due process, the answer is that we actually have to stand up for it, even in cases where it makes us uncomfortable, or even where we believe that the person may be responsible for something bad, because once you lose due process for one, you lose due process for everybody, obviously. When it comes to standing up for sexual assault survivors, I think the idea that we ought to take everybody's first account with the respect it deserves means not dismissing, not downplaying, but it also means asking the proper questions in order to get at the truth. That doesn't mean intimidating people. It doesn't mean calling people liars without evidence that they're lying. It doesn't mean mocking them, obviously, God forbid. It doesn't mean doing any of those things. You know, I've throughout the Christine Blasey Ford thing, I keep saying over and over and over, I'm not calling her a liar. I'm not mocking her. I don't know if she's lying. I don't know if she's telling the truth. I don't know if she's misremembering. I don't know any of that stuff. All I know is that due process requires such and such to happen. Now, the real answer in the end to a lot of what's happening, and here's the really unpopular part with the left. The left destroyed traditional mores with regard to relations between the sexes, destroyed them wholesale. So the original idea was that men were supposed to act with honor and chivalry in protecting women, and women were supposed to look for example, relationships just as men were. Sexual activity was supposed to be confined, this was at least the ideal, was supposed to be confined to committed relationships, particularly marriage. Not everybody lived up to that, but a huge number of people did. In fact, once people got pregnant, people basically got married.
There's studies from the 1930s, 1940s, 1950s shows an awful lot of 7-month marriage babies, right? People who are sleeping together, getting pregnant, and then the couple gets married. When you don't teach men to protect women, you get men who will victimize women. And when you don't teach women that they ought to cherish men who are responsible and good, all you end up doing is incentivizing bad male behavior. The feminist movement was not wrong when they said men are acting like pigs. They were wrong when they said women also ought to act like pigs and that this is a solution to our problem. Because now what's happened is they got rid of all the traditional mores about how sex ought to be connected with love and ought to be connected with relationships. They got rid of all of that. It was just a bodily function now. Except when it comes to actual sexual assault, we treat that differently than any other bodily function, obviously. But that's the problem, right? So they create this standard where sex is basically a throwaway item, sort of like eating. And then we treat sex very differently when it comes to what we all know it is, which is a deeply important and intimate part of a person's life. And then we attempt to backdoor standards of consent that, frankly, don't make any sense in a real-life context. So you get college campuses in California saying that what you need is a yes means yes standard, where you have like a legal checklist, I guess, where every time you do anything in the bedroom, you're supposed to ask, am I allowed to touch your hand? Am I allowed to touch your shoulder? Am I allowed to touch your hair? Which has never, ever resulted in actual fulfillment of a sexual encounter, right? I mean, it's sort of like, it's like Zeno's paradox. If you have a yes means yes standard, the closer you get, the further away you are. And and again, sex is, this is where women really gave up on marriage a lot too soon. Okay, marriage was the best thing ever for women. It is an amazing thing for men too, because it civilizes them, it cultures them, it teaches them to be protectors of their family and to take care of people and to think beyond themselves and to think beyond their generation. Women gave up in marriage a way to teach men to do those things. And also, women gave up the idea that a commitment was going to come along with this intimacy. And let's be real about this. I mean, every scientific study ever done has shown that women actually do have better sex in the context of committed relationships. All of the crap that you see in Cosmo magazine about sleeping with 100 guys and being sexually happy is just garbage. It is just sheer unadulterated garbage. So, no, long answer to a short question, but reinculcation of traditional roles of male and female with the same feminist respect that we ought to have for women at all steps of the process is the answer. Thank you. I hope people are listening. और आज की कॉन्वर्सेशन थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि ये वो टॉपिक है जो बहुत जगहों पे फॉरबिडन टॉपिक है। इस टॉपिक पे बात करने की अनुमति नहीं है। आपको बेयरली कहीं पे इस टॉपिक पे चर्चा दिखेगी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, आपको इस टॉपिक पे चिंतन, डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है।